नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। मक्का हादसे में 4 भारतीयों समेत 717 हाजियों की मौत, करीब 900 घायल। भारत समेत दुनिया के कई देशों ने जताया शोक। न्यूयॉर्क में बड़ी कंपनियों के सीईओ से मिले प्रधानमंत्री, आर्थिक सुधार को बताया प्राथमिकता, मेक इन इंडिया में निवेश का न्योता। संयुक्त राष्ट्र के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री का आज संबोधन, सतत विकास के विषय पर रखेंगे भारत का नजरिया। डेंगू से निपटने में लापरवाही को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केंद्र और दिल्ली सरकार को जारी किया नोटिस, 10 से ज्यादा राज्य डेंगू की चपेट में। देश भर में मनाया जा रहा है ईद उल जुहा का त्योहार। मस्जिदों में अदा की गई विशेष नमाज। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी मुबारकबाद। नासिक कुंभ का अंतिम शाही स्नान आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को न्यूयॉर्क में बड़ी कंपनियों के सीईओ के साथ राउंड टेबल वार्ता की। उन्होंने इस मौके पर डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप मिशन और मेक इन इंडिया अभियान के जरिए शीर्ष कंपनियों को भारत में निवेश का न्योता दिया। प्रधानमंत्री ने भारत की अर्थव्यवस्था की सुनहरी कहानी पेश करते हुए भारत में कारोबार करने में दिक्कतों को दूर करने का भरोसा भी दिलाया। प्रधानमंत्री इसके बाद प्रमुख मीडिया कंपनियों की हस्तियों से भी मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को न्यूयॉर्क के वॉल्डोर्फ टावर्स होटल में दुनिया की बड़ी कंपनियों के सीईओज के साथ राउंड टेबल बैठक की। बैठक में जेपी मॉर्गन के सीईओ जेमी डिमोन, ब्लैकस्टोन के सीईओ और सह संस्थापक स्टीफन ए स्वार्जमैन, वारबर्ग पिंक्स के चार्ल्स काई, केकेआर के सह अध्यक्ष हेनरी क्रेविस और एआईजी इंश्योरेंस के सीईओ पीटर हैंकॉक समेत शीर्ष वित्त कंपनियों के सीईओ ने शिरकत की। उद्योग जगत की हस्तियों के साथ हुई इस बैठक में प्रधानमंत्री ने सरकार के सुधार एजेंडे की तस्वीर पेश की। उन्होंने आर्थिक माहौल को बेहतर बनाने के लिए अब तक की गई कोशिशों का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने बीते 15 महीनों में कराधान, आधारभूत संरचना और एफडीआई में तेजी के लिए उठाए गए कदमों का भी विशेष तौर पर उल्लेख किया। I was very pleased with the comments from the Prime Minister. India is an area, a country that is very attractive to us for potential investment, and the issues that he is addressing overall will be very helpful for us in making decisions to put more capital. प्रधानमंत्री ने अमेरिका की शीर्ष कंपनियों को मेक इन इंडिया अभियान से जुड़ने की पुरजोर अपील भी की। उन्होंने उद्योग जगत को भारत में कारोबार करने में पेश आ रही दिक्कतों को दूर करने का भरोसा भी दिलाया। It was a very important meeting because the Prime Minister was able to hear from them what their expectations were from India. As you know, most of them have invested in India and have invested in India for very many years. All of them said that India is the biggest market for them in terms of the phenomenal growth in entertainment channels, in terms of the youth in India, wanting more such content. And they asked for, speedier digitization of the Indian systems. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर अमेरिकी उद्योग जगत हस्तियों के साथ हुई इस बैठक को सकारात्मक करार दिया। वहीं शीर्ष कंपनियों के सीईओज ने भी मुलाकात को बेहतर बताया। बैठक के बाद ब्लैकस्टोन के सीईओ स्टीफन ए स्वार्जमैन ने उम्मीद जताई कि चीन में मंदी आने से इस अवसर का भारत लाभ उठाएगा और विश्व अर्थव्यवस्था का इंजन भी बनेगा। And there were many suggestions to how to improve access to the country and efficiency, and the Prime Minister was very open to those suggestions. प्रधानमंत्री ने इसके बाद प्रमुख मीडिया कंपनियों के अधिकारियों के साथ भी बैठक की। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की रक्षा के लिए संकल्पित है। उन्होंने मीडिया कंपनियों को आने वाले दिनों के हिसाब से रणनीति बनाने और क्षेत्रीय भाषाओं को ध्यान में रखकर कार्यक्रम बनाने की बात भी कही। साथ ही प्रधानमंत्री ने इसके लिए संचार विश्वविद्यालय खोलने की सलाह भी दी। प्रधानमंत्री आज न्यूयॉर्क के बड़े बड़े कंपनियों के सीईओज के साथ बैठे और पूंजी निवेश की बात की, मगर इसको लागू करने के लिए टैक्स पॉलिसीज़ में सरलीकरण लाना पड़ेगा
और रिफॉर्म्स को तेज़ करना पड़ेगा। कैमरा पर्सन सुदीप्तो के साथ सुजीत राजन, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फॉर्च्यून 500 में शामिल कंपनियों के प्रमुखों से भी मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत सरकार पीपीपी सार्वजनिक भागीदारी का पुरजोर समर्थन करती है। बड़ी कंपनियों के प्रमुखों ने भारत में कारोबार करने के अनुभवों को भी साझा किया। अमेरिका दौरे की कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शीर्ष अमेरिकी कंपनियों के सीईओ से मुलाकात के बाद फॉर्च्यून 500 में शामिल कंपनियों से मुलाकात की। न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री मास्टरकार्ड के सीईओ अजय बांगा से भी मिले। बांगा न्यूयॉर्क में भारत अमेरिकी बिजनेस काउंसिल के अध्यक्ष भी हैं। फॉर्च्यून 500 से जुड़ी कंपनियों के प्रमुखों के साथ मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री ने तेजी से बढ़ रही भारतीय अर्थव्यवस्था के सुनहरे पहलुओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पिछले साल भारत ने 7.3% आर्थिक वृद्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री ने बताया कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 40% की वृद्धि दर्ज हुई है। उन्होंने वर्ल्ड बैंक, IMF और रेटिंग एजेंसी मूडीज के भारत में आर्थिक माहौल में बेहतरी के अनुमान का भी खास तौर पर जिक्र किया। Please make that change faster. I think that was the overall message that came through, and Prime Minister did assure them that he was committed. He said fundamentally he believes in deregulation. Fundamentally he believes that the government should allow the private sector space to develop, and that he is for predictable, transparent, accountable governance. फॉर्च्यून 500 से जुड़ी कंपनियों के प्रमुखों ने भारत में कारोबारी तजुर्बे को भी साझा किया। चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री ने कंपनियों के प्रमुखों के सुझावों को भी नोट किया। अमेरिका में बसे अनाबासी भारतवासियों के लिए नरेंद्र मोदी कोई हीरो से कम नहीं है, मगर ये इमेज बरकरार रखने के लिए मोदी को 2 मांगें पूरी करनी पड़ेगी। एक, मतदान की क्षमताएं, और दूसरी, सामाजिक सुरक्षा। कैमरा पर्सन सुदीप्तो के साथ सुजीत राजन, न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की गुरुवार को अलग से मुलाकात हुई। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों की स्थिति और उसे आगे बढ़ाने के तरीकों पर बातचीत हुई। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री शेख हसीना से एक और फलदायक मुलाकात। हमने भारत बांग्लादेश संबंधों के बारे में चर्चा की। पिछले कुछ महीनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के बीच ये तीसरी मुलाकात है। ये बैठक ऐसे समय में हुई है जब हाल ही में दोनों देशों के बीच काफी समय से लंबित सीमा मुद्दा सुलझा लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास सम्मेलन को संबोधित करेंगे। भारत का जोर जलवायु परिवर्तन और विकास के मुद्दे पर होगा। सम्मेलन में 2015 के बाद के नए विकास एजेंडे को मंजूरी मिल सकती है। ऐसे में प्रधानमंत्री भारत की आर्थिक जरूरतों और इससे जुड़ी अड़चनों को दूर करने पर जोर देंगे। इसमें 165 देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हो रहे हैं। फिलहाल कुछ और खबरों का रुख करते हैं। सऊदी अरब के मीना में कल हुए हादसे में मरने वालों की संख्या 717 हो गई है। इनमें 4 भारतीय शामिल हैं। इस हादसे में करीब 900 लोग भी जख्मी हुए हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष ने हादसे पर दुख जाहिर किया है। हादसे की ये तस्वीरें हैं सऊदी अरब के शहर मीना की, जहां शैतान को कंकड़ मारने की रस्म के दौरान मची भगदड़ में सैकड़ों लोगों की जानें चली गईं। देखते ही देखते चारों तरफ कोहराम मच गया। मीना की स्ट्रीट 204 के जमारा ब्रिज के दरवाजे के करीब ये भगदड़ मची। सऊदी सिविल डिफेंस अथॉरिटी ने 4000 सिविल डिफेंस कर्मी और 250 एम्बुलेंस को राहत और बचाव के काम में लगाया है। इस साल हज पर 20 लाख से ज़्यादा हाजी वहां पहुंचे हैं। इसमें करीब 1.5 लाख से ज़्यादा भारतीय हाजी भी शामिल हैं। विदेश मंत्रालय सऊदी अरब में भारतीय दूतावास के साथ संपर्क में है और इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। हम अधिकारियों से संपर्क में हैं, वहां से अभी भी बात हुई है, या हमारे और भी जो टीम यहां से गई हुई है वो सारी की सारी टीम सभी जो लोग किसी भी तरह से घायल हुए हैं उनको मदद कर रही है। 15 दिनों के भीतर ये दूसरा मौका है जब सऊदी अरब में हज के दौरान इसी तरह का हादसा हुआ। इससे पहले 11 सितंबर को भी भारी भरकम क्रेन का बड़ा हिस्सा मस्जिद अल हरम की छत तोड़ते हुए भीतर घुस गया।
इस हादसे में 115 लोगों की जानें गईं, जिनमें 11 भारतीय भी शामिल थे। 2006 में हज के दौरान मीना में मची भगदड़ में 364 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। 2004 में भी हज के दौरान मची भगदड़ में 244 लोग मारे गए थे। सबसे बड़ा हादसा 1990 में हुआ। इस दौरान एक लंबी सुरंग में कुचलने और दम घुटने से 1426 लोगों की जानें चली गईं। लेकिन पिछले एक दशक में हज के दौरान हुआ यह हादसा सबसे भीषण है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और हम इस समय सीधा बॉबी नकवी साहब का रुख करेंगे। नेशनल एडिटर हैं गल्फ न्यूज़ के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। नकवी साहब, एक बड़ा हादसा और जब भी हज की यात्रा शुरू होती है एक आशंका कहीं ना कहीं मन में ज़रूर बनी रहती है कि हादसे को किसी तरह टाला जाए, कोई अनहोनी ना हो। आपको क्या लगता है, चूक कहाँ हुई है इस बार? देखिए, ये हज जो का तीसरा या जो आखिरी दिन सबसे माना जाता है उस दिन हुई है और लग तो ऐसा रहा था कि इस बार सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। जिस जगह हुई है वो स्ट्रीट का 203 नंबर स्ट्रीट कही जाती है। वो दो आर्टरीज हैं, 203 और एक दूसरी आर्टरी जो कि जमारात को कनेक्ट करती है। वहाँ पे जो अभी जो खबरें जो आ रही हैं वहां से कि कल के बारे में, कल जो इंसिडेंट हुआ था उसमें लोगों का ये कहना है और अथॉरिटीज का ये कहना है कि दो तरफ से एक बड़ा ग्रुप लोग मिला। ये कैसे हुआ, अब इसकी तो जांच उन्होंने अनाउंस की है, इन्वेस्टिगेशन ने अनाउंस किया है। तो वो दो ग्रुप आके एक दूसरे के सामने आ गए। इस वजह से जाने वाले लोग जो जमानत की तरफ जा रहे थे वो आगे बढ़ नहीं पाए और वो क्रश बढ़ता गया। उस क्रश की वजह से उसमें जो कैजुअल्टीज हुई हैं वो ज्यादातर औरतें और एल्डरली हैं। जी, नकवी साहब, क्या लगता है आपको, एक बेहतर प्लानिंग के साथ, एक बेहतर व्यवस्था के साथ क्या इस तरह के हादसों को टाला जा सकता है? और अब ये हाई टाइम है कि इस चीज़ को गंभीरता से और ज़्यादा लिया जाए। हालांकि सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है और साथ ही इतने बड़े पैमाने पर लोगों की मौत हुई है और बड़े पैमाने पर लोग जख्मी भी हुए हैं। लगता है कि जो सुविधाएं उन्हें मिलनी चाहिए, चिकित्सा, उसके लिए भरपूर इंतजाम है? देखिए, ये जो इंसिडेंट हुआ है ये करीब 25 साल बाद, मतलब जो पिछला जो इंसिडेंट हुआ था वो 2005 या 2006 को हुआ था। तो इंतजाम तो सरकार ने काफी किए हैं जी, और काफी इन्वेस्टमेंट भी किया है टू इम्प्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर। वहाँ का जो मक्का से लोग जो मीना सिटी में आते हैं, मीना सिटी से फिर जवाहरात जाते हैं, तो इन्वेस्टमेंट तो उन्होंने बहुत किया है। क्राउड मैनेजमेंट, हाँ, क्राउड मैनेजमेंट के लिए भी उन्होंने करीब 1 लाख पुलिस और मिलिट्री पर्सनल की ड्यूटी इसमें लगी हुई है और एक ऑपरेशन रूम है बहुत बड़ा जहां से वो बराबर मॉनिटर करते रहते हैं। जो सिविल डिफेंस का कहना है कि वो जो फ्लो ऑफ पीपल जो एक ग्रेजुअल बढ़ता है जमारात की तरफ, वो फ्लो कहीं टूटा। वो इस वजह से टूटा कि कुछ लोगों ने इंस्ट्रक्शंस जो दी जाती हैं आगे बढ़ने के लिए वो फॉलो नहीं की। जी जी, और इस वजह से ये हादसा सामने आया। इस वजह से ऐसा हादसा हुआ है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, बॉबी नकवी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत के लिए, वक्त निकालने के लिए। और फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज पूरा देश, दुनिया के अलग अलग इलाकों में ईद उल जुहा का त्योहार मनाया जा रहा है। बकरा ईद के मौके पर मस्जिदों में विशेष नमाज भी अदा की जा रही है। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। इस ईद को कुर्बानी वाली ईद भी कहा जाता है, जो हज के महीने के आखिरी दिन मनाई जाती है। ईद उल जुहा समाज में त्याग, सहानुभूति और भाईचारे की भावना का प्रतीक है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल जुहा के मौके पर सभी को शुभकामनाएं दी हैं। कल मक्का में मची भगदड़ में सैकड़ों लोगों की जान जाने के बाद लोग ईद के त्योहार को बेहद सादगी से मना रहे हैं। और सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के अलग अलग कोनों में ईद उल जुहा मनाई जा रही है। इराक के बगदाद में भी लोग एक दूसरे को ईद की बधाई दे रहे हैं। लोग इबादत में अमन चैन की दुआ मांग रहे हैं। कुछ और खबरें। जम्मू कश्मीर में 2 दिन तक इंटरनेट सेवाएं स्थगित रहेंगी।
राज्य सरकार ने शनिवार शाम तक इस पर रोक लगाई है। सरकार को असामाजिक तत्वों द्वारा सांप्रदायिक तनाव फैलाने के लिए इसका दुरुपयोग करने की आशंका है। बकरीद के मौके पर सभी सेवा प्रदाताओं के लिए पुलिस का ये निर्देश गोमांस पर पाबंदी को लेकर चल रहे विवाद के बीच आया है। और यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद देखेंगे नासिक कुंभ में चल रहा है अंतिम शाही स्नान। चुनाव के रंग में बिहार, चढ़ा राजनीतिक बुखार, किसकी बनेगी सरकार, किसका होगा बेड़ा पार, पल पल की हमको खबर, हर रंग पर हमारी नजर, प्रचार से मतदान तक, आगाज से अंजाम तक, देखिए लोकतंत्र 2015 सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। और बात बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी कुछ खबरों की। चुनाव में पहले दौर के लिए नामांकन पत्रों की जांच का काम कल पूरा हो गया। इस दौर के लिए 629 लोगों ने पर्चे दाखिल किए, जिनमें से 24 के पर्चे रद्द हुए। इस तरह से पहले दौर के मतदान के लिए 605 प्रत्याशी मैदान में बचे हैं। सबसे ज्यादा 143 प्रत्याशी समस्तीपुर जिले की 10 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। बीते एक हफ्ते से नामांकन का दौर चल रहा था। इस दौर के लिए 16 सितंबर को अधिसूचना जारी हुई थी। कल तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इस दौर में समस्तीपुर, खगड़िया, भागलपुर, बांका, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नवादा और जमुई 10 जिलों की 49 सीटें हैं। इनमें से 40 सीटें सामान्य हैं, जबकि 8 सीटें अनुसूचित जाति और 1 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। और वहीं दूसरे दौर के लिए नामांकन तेज हो गया है। 16 अक्टूबर को दूसरे दौर के लिए मतदान होना है। गुरुवार को इस दौर के लिए 48 लोगों ने पर्चे दाखिल किए। दूसरे दौर के लिए अब तक 110 प्रत्याशी नामांकन कर चुके हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को डेंगू से निपटने में नाकाम रहने पर नोटिस जारी किया है। वहीं एम्स के डायमंड जुबली समारोह में कल डेंगू का मसला छाया रहा। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने 15 और नए एम्स खोलने की बात कही है। एम्स के 60 साल पूरे होने पर संस्थान में विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने दिल्ली समेत देश भर में डेंगू के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई है। गुरुवार को एम्स के डायमंड जुबली समारोह में शामिल होने पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री ने मरीजों के इलाज के लिए अस्पताल प्रशासन को कोताही न बरतने का निर्देश दिया। और अभी जो फ्रेश स्पेल ऑफ रेन्स हुई हैं उसके बाद कुछ और घटनाएं हो सकती हैं, इसलिए हम चौकन्ना रहें और हमने स्टाफ के लोगों को सबको अलर्ट किया है। किसी पेशेंट को लौटाना नहीं है, सभी पेशेंट्स का इलाज करने की व्यवस्था है। हालांकि लोग अब भी सरकार की कोशिशों को नाकाफी बता रहे हैं। जो भी डॉक्टर्स थे, जो डायरेक्टर से हमारा बात हुआ है, जो हमारे चेयरमैन थे विकी पॉल, उनसे बात हुआ है हमारा, एंड दे हैव एक्सेप्टेड कि इसमें डिले हुआ है, ट्रीटमेंट और नेग्लिजेंस हुआ है। तो क्यों हमें एक रिपोर्ट क्यों नहीं सबमिट कर रहे हैं हमें टाइमली, क्यों इस चीज़ को डिले कर रहे हैं। तो नड्डा जी ने मुझे यही बोला है, 2 दिन का टाइम दिया है। दिल्ली में अब तक डेंगू से 28 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। डेंगू के बढ़ते मामले से जहां लोगों में दहशत का माहौल है, वहीं प्रशासन और डॉक्टरों के लिए भी ये चिंता का विषय बना हुआ है। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। विदेश मंत्रालय में उच्च स्तर पर नौकरशाही में कई बड़े फेरबदल किए गए हैं। पाकिस्तान, चीन, ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र में तैनात उच्चायुक्तों और प्रतिनिधियों को बदला गया है। भूटान में तैनात गौतम बमवावले अब पाकिस्तान में भारत के अगले उच्चायुक्त होंगे। वो दिसंबर में रिटायर हो रहे TCA राघवन की जगह लेंगे। चीन मामलों के जानकार बमवावले की इस संवेदनशील राजनयिक मिशन पर नियुक्ति को अहम माना जा रहा है। जर्मनी के राजदूत विजय गोखले को अब चीन में अशोक कांता की जगह नियुक्त किया गया है। इसके अलावा विदेश मंत्रालय में सचिव नवतेज सरना को लंदन का हाई कमिश्नर बनाया गया है, जबकि दूसरे सचिव अनिल वाधवा को रोम भेजा गया है। विदेश मंत्रालय के पूर्व प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन को संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि बनाया गया है। वो अशोक मुखर्जी की जगह लेंगे। इसके अलावा भी कई अहम बदलाव किए गए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो संसद के कामकाज में दखल नहीं देगा। कोर्ट ने कल कहा कि ये काम लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के सभापति का है। कोर्ट का मानना था कि अगर उसने दखल दिया तो ये लक्ष्मण रेखा लांघने जैसा होगा। शीर्ष अदालत में एक याचिका दायर की गई थी। इसमें संसद में अवरोध खत्म करने के लिए दिशा निर्देश देने की मांग की गई थी। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि सांसद अपना काम जानते हैं और उन्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। व्यापम घोटाले की जांच कर रही सीबीआई ने कल मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में 40 जगहों पर छापे मारे। जांच एजेंसी ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल के पूर्व ओएसडी धनराज यादव और पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा के घर की तलाशी भी ली। घोटाले के मास्टरमाइंड माने जा रहे जगदीश सागर के घर पर भी सीबीआई टीम पहुंची। मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले में सीबीआई ने जांच तेज कर दी है। गुरुवार को भोपाल, इंदौर, उज्जैन, रीवा, जबलपुर, लखनऊ और इलाहाबाद में करीब 40 जगहों की तलाशी ली गई। इनमें कम से कम 7 आरोपियों के घर शामिल हैं। जांच एजेंसी भोपाल में व्यापम के मुख्यालय भी पहुंची और जरूरी कागजात जुटाए। विपक्ष ने आरोपियों के रिश्तेदारों के यहाँ छापेमारी की मांग की है। हम तो सीबीआई से यही आग्रह करना चाहेंगे कि अब इनके रिश्तेदारों के वहां भी छापे मारे जाएं, क्योंकि जो हमें आशंका है कि उन्होंने दस्तावेज और धन दोनों का हस्तांतरण अपने रिश्तेदारों के या अन्य नामों पर किया है। व्यापम घोटाले में सीबीआई ने अब तक 105 से अधिक मामले दर्ज किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एजेंसी को सभी मामलों की जांच करने का निर्देश दे रखा है। व्यापम से जुड़े कई लोगों की रहस्यमयी मौत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को इस घोटाले की जांच करने का आदेश दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। नासिक के त्र्यंबकेश्वर कुंभ में आज तीसरा और अंतिम शाही स्नान है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु त्र्यंबकेश्वर पहुंचकर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और इस समय मुख्य घाट पर अखाड़ों का स्नान चल रहा है। सुरक्षा के मद्देनजर शहर में 7,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से एक अहम फैसला आया और हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को नासिक कुंभ के अंतिम शाही स्नान के लिए गंगापुर बांध से पानी छोड़ने पर रोक लगा दी। कुंभ मेले का तीसरा और आखिरी शाही स्नान आज नासिक के त्र्यंबकेश्वर में चल रहा है। बड़ी संख्या में हजारों की तादाद में श्रद्धालु इस स्नान में हिस्सा लेने पहुंच रहे हैं। 10 अखाड़ों के हजारों साधु संत आज डुबकी लगा रहे हैं। आज सुबह 4:15 बजे से दोपहर 12 बजे तक डुबकी लगाई जाएगी। सुरक्षा के मद्देनजर 7,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को भी तैनात किया गया है और लगातार नजर बनाए रखने के लिए कंट्रोल रूम भी बनाए गए हैं। खेल जगत से जुड़ी अहम खबर, पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली बंगाल क्रिकेट संघ यानी कैब के नए अध्यक्ष होंगे। जगमोहन डालमिया के निधन के बाद कैब में अध्यक्ष का पद खाली था। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कैब के पदाधिकारियों की बैठक के बाद इसका ऐलान किया। पूर्व अध्यक्ष जगमोहन डालमिया के बेटे अभिषेक डालमिया को सह सचिव बनाया गया है। डालमिया बीसीसीआई के साथ बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी थे। I'm thankful to my colleagues for giving me this responsibility, and also the remaining 117 members. So from that point of view, if this 117 members agree, I will take over the responsibility and try and do the best for them. नेपाल सरकार ने तराई इलाकों से सेना को वापस बुलाने का फैसला किया है। नेपाल की 3 बड़ी पार्टियों के प्रधानमंत्री आवास पर हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। आंदोलनकारी संगठनों को वार्ता के लिए मनाने की जिम्मेदारी वन मंत्री महेश आचार्य को दी गई है। तराई इलाके में नए संविधान के विरोध में हिंसक प्रदर्शन जारी है। आंदोलन कर रहे संगठनों ने वार्ता शुरू करने के लिए सेना को हटाने की शर्त रखी थी।
हिंसा में अब तक 40 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। मक्का हादसे में 4 भारतीयों समेत 717 हाजियों की मौत, करीब 900 घायल। भारत समेत दुनिया के कई देशों ने जताया शोक। न्यूयॉर्क में बड़ी कंपनियों के सीईओ से मिले प्रधानमंत्री, आर्थिक सुधार को बताया प्राथमिकता, मेक इन इंडिया में निवेश का न्योता। संयुक्त राष्ट्र के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री का आज संबोधन, सतत विकास के विषय पर रखेंगे भारत का नजरिया। डेंगू से निपटने में लापरवाही को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केंद्र और दिल्ली सरकार को जारी किया नोटिस, 10 से ज्यादा राज्य डेंगू की चपेट में। देश भर में मनाया जा रहा है ईद उल जुहा का त्योहार, मस्जिदों में अदा की गई विशेष नमाज। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी मुबारकबाद। नासिक कुंभ का अंतिम शाही स्नान आज। अभी